चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का जो है पार्ट 6 है 1857 की क्रांति का पार्ट 6। ठीक है, सबसे पहले जय हिंद सभी लोगों को, आप सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले लोग जो भी हैं। 1857 की क्रांति का पार्ट 6 है और यह एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स है, इसलिए आप आज के वीडियो को जरूर से देखेंगे। कल टेस्ट भी है इस चैप्टर का, तो आप टेस्ट भी सारा वीडियो पढ़ के टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो है बहुत सारे हैं, अभी वो कराने हैं, आगे भी कराया जाएगा, लेकिन आज एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स है तो उसको आप नोट डाउन कर ले। चलिए पहला पॉइंट जो है उसको नोट डाउन कीजिएगा, जो नए आए हैं वो लोग नोट कीजिए। आप लोग नए हैं, उसमें जो लोग नए बैठे हैं, हाँ आप नोट कीजिएगा तो एक आइडिया भी मिल जाएगा ना कि कितने स्पीड में आप नोट कर पाते हैं, लेकिन फास्ट कीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए नोट डाउन कीजिए फैक्ट्स, और सब एग्जाम ओरिएंटेड है तो इसलिए इसको ध्यान में भी रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, 1857 की क्रांति लिखिएगा। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग दिसंबर 1856 में किया गया, यानी कंपनी ने इसको 1856 में शामिल किया। न्यू इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया, दिसंबर 1856 में। दिसंबर ही बोले थे ना, हाँ तो दिसंबर 1856 में क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। न्यू इनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया, दिसंबर 1856 में। और यह न्यू इनफील्ड राइफल में क्या लगा होता था, चर्बी वाला कारतूस, मैंने इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था, क्योंकि इससे पहले हम ब्राउन बैस का प्रयोग कर रहे थे तो उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन न्यू इनफील्ड राइफल पे ऑब्जेक्शन आया। और ऑब्जेक्शन क्या आया कि इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था, तो यही यह राइफल है न्यू इनफील्ड राइफल। इसको कंपनी ने कब शामिल किया, दिसंबर 1856 में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, मंगल पांडे और मंगल पांडे और अंग्रेजों के बीच बैरकपुर में मंगल पांडे और अंग्रेजों के बीच बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस को लेकर झड़प हुई। चर्बी वाले कारतूस को लेकर झड़प हुई। इस समय बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर हैर से था। इस समय बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर हैर से था। इस समय बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर हैर से था। बैरकपुर में यह झड़प 29 मार्च 1857 को हुई थी, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। बैरकपुर में यह झड़प 29 मार्च 1857 को हुई थी। बैरकपुर में यह झड़प 29 मार्च 1857 को हुई थी। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया। साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया। साहब ए आलम बहादुर किसको बोला गया है, बख्त खां को। किसने बोला था, बहादुर शाह जफर ने। देखिएगा 1857 के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान, नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह के दौरान
3 महीने के घेराबंदी 3 महीने के घेराबंदी के बाद 1857 के क्रांति के दौरान 3 महीने के घेराबंदी के बाद दिल्ली पर अंग्रेज अधिकारी निकोलसन द्वारा पुनर्अधिकार कर लिया गया। अंग्रेज अधिकारी निकोलसन द्वारा पुनर्अधिकार कर लिया गया। तो दिल्ली से विद्रोह को किसने दबाया था, ये मैंने लिखवाया था, हडसन है और निकोलसन लास्ट में था, अंतिम रूप से निकोलसन ने। और लास्ट में निकोलसन भी कहीं कहीं देखिए, आप बहुत अंदर जाइएगा तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, ऐसे हडसन निकोलसन से काम चल जाता है एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो बिलोबी भी आ गया था, लेकिन हडसन और निकोलसन ही देता है, ठीक है। तो निकोलसन जो था उसने दिल्ली पर पुनर्अधिकार कर लिया था। सबसे पहले दिल्ली पर पुनर्अधिकार किया गया। 3 महीने के घेरा के बाद दिल्ली को फिर से क्या कर लिया गया, दिल्ली पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, अब बताइए। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में, डेट डाल लीजिए 19 नवंबर 1835। 19 नवंबर लक्ष्मीबाई का डेट ऑफ बर्थ है, 19 नवंबर को लक्ष्मीबाई डे, रानी झांसी डे, ठीक है। 19 नवंबर 1835 को हुआ था और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हो गई थी। अब यहाँ पे आपको अब सच मारना है कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी, डेट आपको बताना है, कमेंट में बताएंगे झांसी की रानी की मृत्यु यानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु का डेट ये आपको बताना है। झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई। जन्म तो मैंने बता दिया, जन्म कब है, 19 नवंबर 1835, मृत्यु आप बताइए कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा 1857 के संघर्ष में 1857 के संघर्ष में इनका मूल नाम भी आप वहां लिख लीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा 1857 के संघर्ष में 1857 के संघर्ष में सबसे अधिक सिपाही अवध से थे। सबसे अधिक सिपाही अवध से थे। 1857 के संघर्ष में सबसे अधिक सिपाही यानी सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी, अवध से थी। सबसे अधिक सिपाही अवध से थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे, तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जबकि नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था। कहीं कहीं धुंधु पंत भी देता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया था। जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया था।
इन्हें यानी कि किन्हें, मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह भी कहा जाता है, डंका शाह कहा जाता है। डंका शाह की उपाधि इनको दी गई है, डंका शाह की उपाधि इनको दी गई है। थोड़ा सा जान लीजिए डंका शाह क्यों कहा जाता है। डंका शाह इसलिए कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में यह लोगों को एकत्र करने के लिए यानी कि क्रांति से जोड़ने के लिए डंका बजाकर निकलते थे, डंका बजाकर निकलते थे। और 1857 की क्रांति में लोगों को एकजुट करने के लिए क्या बजाते थे, डंका बजाते थे, और डंका बजाते हुए निकलते थे। ठीक है, पालकी उल्की में भी निकलते थे ये। तो इस तरह से इनको डंका शाह कहा गया है। ठीक है, आगे लिखिएगा पॉइंट में, इन्हें डंका शाह की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट लिखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेजों ने, मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेजों ने अदम्य साहस से परिपूर्ण, ऐसा लिखेगा, अदम्य साहस से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा है। अदम्य साहस से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा है। अदम्य साहस से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा है। इन्हें अंग्रेजों ने फौलादी शेर की संज्ञा भी दी है। इन्हें अंग्रेजों द्वारा फौलादी शेर की संज्ञा भी दी गई है। इन्हें अंग्रेजों द्वारा फौलादी शेर की संज्ञा भी दी गई है। इन पर 50,000 का इनामी राशि था। इन पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर 50,000 का इनामी राशि था। इन पर अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनामी राशि था। अंग्रेज इनसे काफी भयभीत रहते थे। अंग्रेज इनसे काफी भयभीत रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्रांति के मशहूर शायर, 1857 की क्रांति के मशहूर शायर मिर्जा गालिब, नाम सुने होंगे आप लोग। मिर्जा गालिब के शहर में कहां घूम रहे हो। मिर्जा गालिब कहां के थे, तो मिर्जा गालिब ने अपना कार्यस्थल दिल्ली में रखा है, लेकिन जन्म कहां हुआ था, आगरा में। तो लिख लीजिएगा, मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिर्जा गालिब का जन्म कहां हुआ है, आगरा में, और मृत्यु कहां हुआ है, दिल्ली में। और यह किसके दरबार में रहते थे, तो बहादुर शाह जफर के, बहादुर शाह जफर के। और 1857 के क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी भी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे। अंग्रेज इनके जो है प्रत्यक्षदर्शी थे, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शायर के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया था। ठीक है, इस वजह से अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर फांसी दे दी। ठीक है, तो ये मिर्जा गालिब फेमस है 1857 की क्रांति में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के समय चित्तौड़ इसके प्रभाव से अछूता रहा। 1857 की क्रांति के समय चित्तौड़ इसके प्रभाव से अछूता रहा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में जो है चित्तौड़ जो है ऑप्शन अगर कहीं दिख रहा है तो आप लगाएंगे चित्तौड़ जो था 1857 की क्रांति से जो अछूता रह गया था, इस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, लेकिन अन्य क्योंकि उत्तर भारत में इसके ज्यादा प्रभाव थे, सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ थे, उत्तर भारत में थे, दक्षिण भारत में इसके प्रभाव नहीं थे। तो इसलिए इसको राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पूरे संपूर्ण भारत पर जिस क्रांति का प्रभाव रहेगा उसको ना राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि इसका सर्वाधिक जो है जो प्रभाव है किस भारत की ओर है, उत्तर भारत की ओर है। इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहना मतलब अतिशयोक्ति है, इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रीय विद्रोह पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, पूरे राष्ट्र से लोग उसमें जुड़ने चाहिए। इधर देखिए चित्तौड़ भी एक एक्सेप्शन में उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम उत्तर भारत का है ना, तो ये उसमें चित्तौड़ भी अछूता रह जाता है। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति में कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए, लिखिएगा, बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व की थी ये, बेगम हजरत महल अवध से। वो अपने अल्पवयस्क पुत्र थे बिरजिस कादिर, उसको लेके वो
मतलब उसको शासन का खुद ही मतलब वो करती थी शासन, लेकिन उनके पुत्र अलबस बिरजिस कादिर थे, जिसको अंग्रेज चाहते नहीं थे कि ये शासक बने, ठीक है। और इस वजह से जो है बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति में उनको लगा कि अब अंग्रेज इनके साथ भी कुछ गलत करेंगे, इसलिए उन्होंने कहां शरण ले ली, नेपाल में। तो लिखिएगा बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान बेगम हजरत महल जो अवध से नेतृत्व कर रही थी 1857 क्रांति का, लेकिन उन्होंने बाद में 1857 की क्रांति के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री महाराजा जंग बहादुर, नेपाल के प्रधानमंत्री महाराजा जंग बहादुर से शरण मांगी और काठमांडू में अपनी अंतिम सांस ली, और काठमांडू में अपनी अंतिम सांस ली। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा जंग बहादुर जो थे, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महाराजा जंग बहादुर जो थे वो किए क्या थे कि उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ रह के अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं कीजिएगा तभी हम आपको नेपाल में रहने देंगे, नहीं तो फिर हम अंग्रेज से झगड़ा नहीं ना करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये शर्त रखा उनके सामने कि बेगम हजरत महल के सामने ये शर्त रखा गया कि आपको अंग्रेजों के किसी एक्टिविटी में नहीं रहना है, अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक्टिविटी आप यहाँ से नहीं करेंगे। और वही किया, बेगम हजरत महल ने अपना जीवन वहीं काट लिया और काठमांडू में इन्हें दफनाया गया। तो लिख लीजिएगा बेगम हजरत महल को कहाँ दफनाया गया, काठमांडू में दफनाया गया। क्लियर है। उसके बाद लास्ट पॉइंट एक लिख लीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। ठीक है, एसएन सेन थे। तो ये आज के कुछ मुख्य पॉइंट थे, कल भी हम आएंगे कुछ मुख्य पॉइंट छूटे फूटे जो होंगे उसको लेकर। तो इसलिए आज जो है आज का जो पॉइंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे ऑनलाइन वाले लोग भी। कल टेस्ट है आपका, तो कल टेस्ट के लिए भी आप इस पॉइंट को रखेंगे ध्यान में तो फायदा आपको दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बता दिए। जो दरोगा के अभ्यर्थी है वो लोग भी इस पे ध्यान देंगे, जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया लगभग 80% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत आज के लिए।